सीधे पॉइंट पर आते हैं। जरा सोचिए एक ऐसे विशाल समुद्री राक्षस के बारे में जो पूरी की पूरी नाव को एक ही बार में निगलने की ताकत रखता हो। ये कहानी है अकरू की, एक बेहद भयानक और बड़ा जानवर जिसके बारे में कहा जाता था कि वह जापान के आंतरिक समुद्री इलाकों में छिपा रहता था और इसने सदियों तक लोगों के दिलों में आतंक मचा रखा था। लेकिन क्या ये सच में कोई दानव था? जैसा कि अक्सर होता है, हर एक पौराणिक कथा के पीछे एक ठोस ऐतिहासिक सच्चाई छिपी होती है। आज के इस विश्लेषण में हम इस समुद्री राक्षस के इस मिथक की परत दर परत जांच करेंगे और देखेंगे कि कैसे प्राचीन राजनीति ने एक सच्ची जमीनी घटना को एक ऐसी हैरानअंगेज कथा में बदल दिया जिसने सभी को चौकन्ना कर दिया। चलिए इस विषय की गहराई में चलते हैं। आकरू जापान के सबसे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इस जीव को अनातो नो अकुजिन यानी अनातो का दुष्ट देवता भी कहा जाता था। लेकिन इसका शाब्दिक अनुवाद बड़ा ही दिलचस्प और थोड़ा अजीब है, दुष्ट प्रहरी मीनार या ईविल वॉच टावर। अब जरा सोचिए, एक तरफ कथाओं में एक विशाल समुद्री राक्षस का जिक्र है और दूसरी तरफ इसका नाम किसी ऐसी इमारत या ढांचे का इशारा करता है जो दूर से निगरानी करने के काम आता हो। एक भयानक समुद्री देवता का नाम एक प्रहरी मीनार के नाम पर आखिर क्यों होगा? यही वह गुत्थी है जिसे हम आगे सुलझाने वाले हैं। एक नज़र इस जानवर की प्रोफाइल पर डालते हैं। इसका ठिकाना था वर्तमान ओकायामा प्रीफेक्चर के पास सेटो इनलैंड सी। इसे सिर्फ एक बड़ी मछली नहीं बल्कि अनंत शक्तियों वाला एक दुष्ट देवता माना जाता था। और अगर इसके आहार की बात करें तो यह सर्वाहारी था। पर इसके मेन्यू में लकड़ी की बनी पूरी की पूरी नावें शामिल थीं। थोड़ा हास्यास्पद लगता है ना कि एक जलीय जीव की डाइट में व्यापारियों की नावें शामिल हों, पर इसका आकार इतना विशाल बताया गया है कि एक बड़ी नाव को निगलना इसके लिए बस एक छोटा सा स्नैक खाने जैसा था। भाग 1 किबिनो अनाओमी में टकराव। आइए देखते हैं इस कथा में आगे क्या होता है। ऐसे खतरनाक और डर से भरे जलमार्गों को पार करने के लिए किसी सच्चे नायक की जरूरत थी। तो मिलिए इस योद्धा से, यामातो टेकेरू। ये एक पौराणिक राजकुमार और जापान के 12वें सम्राट केइको तेनो के बेटे थे। उनके पिता ने उन्हें एक बेहद लंबी और खतरनाक यात्रा पर भेजा था। मुख्य लक्ष्य था दक्षिणी क्यूशू में बसने वाली कुमासो जनजाति को हराकर दरबार के अधीन करना। अपना मिशन कामयाबी से पूरा करने के बाद जब यामातो टेकेरू सेटो इनलैंड सी के रास्ते वापस लौट रहे थे, ठीक उसी समय उनका सामना इस कथा के सबसे बड़े संकट से हुआ। और यहाँ से शुरू होता है एक रोंगटे खड़े कर देने वाला युद्ध। पहले जैसे ही राजकुमार की नाव किबिनो अनाओमी के उथले पानी में पहुंचती है, वह विशाल मछली अचानक उनकी नाव पर हमला कर देती है। इससे पहले कि वह मछली सबको जिंदा निगल लेती, यामातो टेकेरू अपनी अद्भुत फुर्ती दिखाते हैं। वह अपनी नाव से हवा में एक लंबी छलांग लगाते हैं और सीधे उस भयानक तड़पते हुए राक्षस की पीठ पर जा गिरते हैं। समुद्र के तूफान और उस जानवर की पूरी ताकत के बावजूद ये नायक उसकी पीठ से चिपके रहते हैं और फिर अपनी तलवार निकालकर उस पर लगातार वार करते हैं, तब तक जब तक वह समुद्र में खून से लथपथ होकर दम नहीं तोड़ देता। ये पूरा वाकया किसी एक्शन मूवी के क्लाइमैक्स जैसा लगता है। भाग 2 समुद्री राक्षस का पर्दाफाश। आइए अब एक कहानीकार के रूप से बाहर निकलकर एक ऐतिहासिक अन्वेषक की तरह इस कथा की सच्चाई को समझते हैं। यहाँ रुककर एक लॉजिकल सवाल पर गौर करना बनता है। क्या असुरू सच में कोई विशाल मछली था? थोड़ा तार्किक होकर सोचिए। एक बायोलॉजिकल मछली, भले ही वो आकार में कितनी भी विशाल क्यों न हो, उसको शुरुआती कथाओं में दुष्ट प्रहरी मीनार आखिर क्यों कहा जाएगा? मछलियां कभी मीनारों की तरह पहरेदारी नहीं करती हैं और ना ही आने जाने वाले व्यापारियों पर नजर रखती हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस कथा के पीछे का रूपक यानी मेटाफर किसी जानवर के बारे में नहीं बल्कि उन इंसानों के बारे में था जो उस समुद्र में रहते थे। अगर हम प्राचीन दस्तावेजों को देखें तो कोजिकी और निहोन शोकी, जो जापान के सबसे प्राचीन वृत्तांत हैं, उनमें इस कथा को दर्ज किया गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट है। इन पुरानी कथाओं में इस जीव का जिक्र जरूर था, पर इसे आकरू नाम दरअसल 20वीं सदी तक नहीं मिला था। इसका अर्थ ये निकलता है कि प्राचीन काल के ये महत्वपूर्ण ग्रंथ सच में स्थानीय लोक कथाओं पर आधारित हैं, और ये लोक कथाएं किसी रहस्यमयी जादू पर नहीं बल्कि उस दौर की भौगोलिक और असली राजनीतिक घटनाओं को बयान करने का एक बड़ा ही क्रिएटिव तरीका थे। अब यहाँ सबसे दिलचस्प तुलना निकल कर आती है। यामातो टेकेरू की कथाओं में बताया गया है कि उन्होंने रास्ते में कई पर्वतीय देवताओं और नदी के देवताओं को हराया।
लेकिन आज के इतिहासकारों और विश्लेषकों का मानना है कि जिन्हें देवता या राक्षस बनाकर पेश किया गया वह दरअसल उस समय के साधारण अपराधी थे। पहाड़ों के देवता दरअसल पहाड़ी डाकू थे और नदियों के देवता वो समुद्री लुटेरे थे जो जल मार्गों पर व्यापारियों को लूटते थे। एक असली इंसानी दुश्मन के खौफ को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए उन्हें कथाओं में देवता या राक्षस बना दिया गया। भाग 3 पौराणिक कथा एक राजनीतिक प्रचार के रूप में आइए देखते हैं कि ये कथाएं कैसे प्रोपेगेंडा का एक औजार थी। यामातो दरबार का असली एजेंडा यहाँ बिल्कुल साफ था। उनका मुख्य लक्ष्य था जापान के मुख्य थल और जल व्यापार मार्गों पर अपना पूरा कब्जा जमाना। किबी और नानीवा के क्षेत्र, जो आज ओकायमा और ओसाका के नाम से जाने जाते हैं, ऐसे क्षेत्र थे जहां दरबार अपना दबदबा बनाना चाहता था। तो इन क्षेत्रों में जो लोग आजाद थे और केंद्रीय सरकार को चुनौती दे रहे थे, उन्हें बागी या विरोधी न कहकर दुष्ट आत्माएं घोषित कर दिया गया। दुष्ट आत्माओं का नाश करने के नाम पर चलाया गया ये अभियान दरअसल राजनीतिक विरोधियों को कुचलने का एक सैनिक ऑपरेशन था, ताकि दरबार का नियंत्रण बिल्कुल मजबूत हो सके। तो इस सब का निचोड़ क्या है? यही कि यामातो का देवता कोई विशाल राक्षस मछली नहीं, बल्कि एक बेहद ताकतवर समुद्री लुटेरा सरदार था। ऐसा माना जाता है कि उस लुटेरे ने किबी के गवर्नर की नाक में दम कर रखा था और यामातो ताकेरू ने एक सैनिक कार्रवाई के तहत उस आतंक को खत्म किया। और अब जरा उस अजीब नाम पर वापस गौर कीजिए, दुष्ट प्रहारी मीनार। एक ऐसी जगह जहां लुटेरे छिपकर आने जाने वाली नावों को रोकते हों और उनका पूरा माल निगल जाते हों। एक पायरेट ब्लॉकेड या सेना ठिकाने को दर्शाने के लिए इससे बेहतर और सटीक रूपक और क्या ही हो सकता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आदत सिर्फ एक कहावत तक सीमित नहीं थी। इसे और गहराई से समझने के लिए सुचिगुमो का उदाहरण देखना बेहतरीन है। जापान की दंतकथाओं में सुचिगुमो को आमतौर पर ऐसी भयानक मकड़ियों जैसा दिखाया जाता है जो इंसानों का शिकार करती हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सुचिगुमो भी एक आम मानव जनजाति थी, पर दरबार के इतिहासकारों ने उन्हें दुश्मन बनाकर पेश करने और राजनीतिक रूप से नीचा दिखाने के लिए कथाओं में उन्हें प्रतीकात्मक तौर पर योकाय यानी राक्षस में तब्दील कर दिया। अपने विरोधियों को इस तरह से अमानवीय रूप देना उस समय का एक आम तरीका था, जिससे सम्राट और उनके योद्धा एक दिव्य नायक के रूप में उभर सकें। जब हम इन सारी कड़ियों को जोड़कर देखते हैं तो कथाओं और सच्चाई के बीच का फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है। और यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है। इतिहास के पन्नों में और ऐसी कितनी सदियों पुरानी पौराणिक कथाएं हैं, कितने और प्रसिद्ध राक्षस या जानवर हैं जो दरअसल कोई अलौकिक चमत्कार नहीं, बल्कि ताकतवर लोगों और कहानीकारों द्वारा बनाए गए राजनीतिक विरोधी थे, जिन्हें कहानियों में डर और आतंक का रूप दे दिया गया। हो सकता है दुनिया भर के सबसे बड़े राक्षसों की सच्चाई बस यही हो। इस विचार करने लायक प्रश्न के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।